हाँ अब हम बेटे आगे चलते बेटे, माता सरस्वती को बेटे अभिवादन करते बेटे। माता सरस्वती हम सब पर बेटा कृपा बनाए रखे। ओम सरस्वती माता नमः, ओम सरस्वती माता नमः। बेटे आगे बढ़ते बेटे, साइंस पर हम चलते बेटे। आगे का क्वेश्चन समझिए बेटे। और कल बेटे सब क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ बच्चों के आंसर थे कमेंट में कि उसका 21 आंसर आएगा। वक्रता त्रिज्या का हमने जो फोकस दूरी का दिया था बेटे कल, उसका आंसर 21 आएगा। क्या आएगा बेटे? 20। तो बहुत से बच्चों ने उसका आंसर डाल रखा है नहीं बेटे समझ में, वो बिल्कुल राइट है, 21 आएगा। जो उसकी फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी का आंसर कल का कितना आएगा बेटे? 21। ठीक है, क्योंकि बेटा 42 उसकी बेटे होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी थी? 42। तो बेटे उसमें जब हमने फॉर्मूला लगाया दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, तो बेटे हमने 42 अपॉन 2, तो बेटे उसका आंसर आया 21, जो बेटे हमने आपको कल समझाया था बेटे। उसका जो क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दे दिया था ना बेटे समझ में। तो जिस बच्चों का 21 है वो राइट है बेटे, आंसर क्या है बेटे? वो राइट है। आगे चलते बेटे हम। सबसे मेन चीज है बेटा, यहां से हमारा क्वेश्चन है, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न, अच्छे से समझ लीजिए, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा। राइट बेटा समझ में। तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, क्या बोलेंगे उसे? वृत्ताकार। क्या होता है बेटा? वो वृत्ताकार। क्लियर है? ऑप्शन में वृत्ताकार है तो आप उस पर टिक करेंगे। 3 रॉन्ग होंगे, उन्हें नहीं छेड़ेंगे। ठीक है बेटे, तो किस पर आंसर टिक करेंगे? वृत्ताकार। नहीं बेटा समझ में, किस पे करेंगे टिक? वृत्ताकार पे। नहीं बेटा समझ में। अगला क्वेश्चन है बेटे, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। क्या हो जाता बेटे? मान हो जाता है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपको मैं, जो बच्चे आए बेटे उन्हें मैं समझा दे रहा हूं एक बार और। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा, तो बेटे इसका आंसर आएगा वृत्ताकार। क्या आएगा बेटे? वृत्ताकार। नहीं बेटा समझ में, क्या आएगा? वृत्ताकार। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय, नहीं बेटा समझ में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। उसमें विकल्प में हो सकता है बहुत कम, बहुत अधिक, नहीं बेटे समझ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सारी चीजें बेटे, तो इसमें से आंसर आएगा बेटे, जब भी इसका मान होगा तो वो बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता बेटे? बहुत अधिक हो जाता है। नहीं बेटे समझ में, क्या हो जाता बेटे? बहुत अधिक हो जाता है। नहीं बेटे समझ, बेटे से यहां रखना है, बहुत अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटे, ओजोन परत। क्या बेटे? ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। जो हमारी ओजोन परत क्षरण होती है बेटे, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है पदार्थ? जो मुख्य पदार्थ होता है बेटे, इसका आंसर जो होगा बेटे ओजोन परत का होता है बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है बेटा इसके जिम्मेदार पदार्थ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद है बेटे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बोलो एक बार। ये इसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए बेटे? ओजोन परत जो होती है बेटे, ओजोन परत क्षरण के लिए जो हमारा सबसे मुख्य पदार्थ है बेटे, वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है बेटे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है बेटे? उसके बाद है बेटे हमारा अगला क्वेश्चन है बेटे, रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है बेटे? ये आपको पहले भी आप पढ़ चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन। नहीं बेटे समझ में, वाष्पोत्सर्जन। नहीं बेटे समझ में, ये इसका रंध्र का प्रमुख कार्य होता बेटे। वाष्पो पढ़ो, आधा तय और सर्जन। नहीं बेटे समझ में, तो ये आपको बेटे क्या होता बेटे? रंध्र का प्रमुख कार्य वाष्पोत्सर्जन। नहीं बेटे समझ में। उसका बात है बेटे अगला, रंध्र कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्लियर है? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
अगला क्वेश्चन है बेटे, रक्षक जो हमारा कोशिकाएं किस आकार की होती हैं? जो हमारी रक्षक कोशिकाएं होती हैं वो किस आकार की होती हैं ना बेटा? तो इसका मतलब है बेटे, मैं आपको बताऊं, वृत्ताकार या समझिए वृत्ताकार या स्वयं के बीज की तरह के आकार की होती है, स्वयं के बीज के आकार की तरह होती है, या बेटे वृत्ताकार। तो क्या होती है सर वृत्ताकार स्वयं के बीज की? तो बेटे रक्षक कोशिकाएं। क्या होती है बेटे? रक्षक कोशिकाएं। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बताया हमारा लास्ट, रक्षक कोशिकाएं क्या होती है? वृत्ताकार या स्वयं के बीज के आकार। रंध्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये आंसर 4 प्रकार। मैंने आपको दिया बेटे रंध्र का प्रमुख कार्य वास्तुत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ कौन सा होता है बेटे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता बेटे बहुत अधिक हो जाता। क्या हो जाता बेटे? बहुत अधिक। उसके बाद है बेटा, एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित होगा वृत्ताकार। नहीं बेटा समझ में? उसके बाद बेटे जो बच्चे बाद में आए बेटे, मैंने कल एक क्वेश्चन आपको दिया था कि उसकी वक्रता जो वो थी त्रिज्या, वो बेटे 42 सेंटीमीटर थी। क्या थी बेटे? 42 सेंटीमीटर, है ना बेटे? और उसको मैंने कहा था कि भाई आप इसको घर से हल करें, तो बेटे उसका जो आंसर बहुत सारे बच्चों ने तो दे दिया 21। क्या है बेटा उसका? 21। फोकस क्या है सर? आप फॉर्मूला में लिखेंगे दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, तो 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा वो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैंने साइंस में बताया था, मैं पूछूंगा बेटे आपसे, आप मुझे बताइए बेटे कोशिका कहां पाई जाती है? फेफड़ों। क्या कार्य करती है फेफड़ों में? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, हवा के माध्यम से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। कोशिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो जीवित नहीं रह सकते। ये तो आप समझते हैं। हर चीज का अपना अपना महत्व, बॉडी पार्ट हो या गाड़ी पार्ट हो, कोई भी हो, हर चीज का अपना अपना अलग महत्व होता है। नहीं बेटे समझ में? एक हमने आपसे पूछा था बेटे साइंस के अंदर ही कि मेंडल ने किसके पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के। डबल टी का मतलब क्या है? कैपिटल टी का, इसको शुद्ध लंबे पौधे, और बौने पौधे का वो क्या है? छोटे स्मॉल टी। क्लियर है? एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था एक दिन कि लोहे में जंग क्यों लगता है? लोहे में जंग क्यों लगता है? हमने कहा कि आपसे कि नमी के कारण, और पानी जब नमी हो जाती है बेटे तो नमी कारण उसमें लोहे में जंग लग जाता है। उसके लिए रक्षा के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि बेटे उसका लोहे में जंग ना लगे, लोहा खराब ना हो। नहीं बेटा, क्योंकि जंग लगने से बेटे लोहा खराब होने लगता है। नहीं बेटे समझ में? हर चीज का अपने अपने मायने होते हैं। अब आगे मैं चलता हूं बेटे आज एसएसटी की तरफ। किसकी तरफ बेटे? एसएसटी की तरफ। इसको मैं मिटा दे रहा हूं जो है, लेकिन मैं आज एसएसटी को लिखूंगा नहीं, आज एसएसटी को समझाऊंगा। क्या करूंगा बेटे? समझाऊंगा। आप लोग स्वयं लिख के लाएंगे क्वेश्चन। क्या लाएंगे? स्वयं उनका आंसर मेरी आवाज को कैच करेंगे कि मैंने क्या बोला। जब आप मन से सुनेंगे तो आप आंसर खुद बना लेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है सभी बच्चों का। तो बेटे सबसे पहले मैंने कल, मुझे बताइए कि मैंने कल क्वेश्चन लास्ट एसएसटी में क्या बोला था? हिस्ट्री में बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा उसको बार बार अच्छे से देखेगा तो उसे बार बार उसे अच्छा। मैंने कल बताया था आपको कि जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न का नाम बताइए, तो आपने बताया बीरबल। क्या बताया मैंने? बीरबल ना बेटा। बीरबल को वजीर भी कहते थे बेटे, वो सलाहकार था। राजा अकबर का क्या था? वो सलाहकार, क्योंकि सारी सलाह उसी के द्वारा ली जाती थी। बीरबल बहुत बुद्धिमान था। बीरबल बहुत बुद्धिमान बेटा समझ में? एक राजा मानसिंह थे। क्या थे? राजा मानसिंह, जो कि बेटा वो सेनापति थे सेनाओं के। क्या थे? सेनाओं के सेनापति। जितना सेना थी उनके सेनापति, उनको सभी को बेटा वो आदेश और निर्देश देते थे। बेटा समझ में? वो भी 9 रत्नों में से आते थे। एक नाम मैंने आपको बताया, राजा टोडरमल। वो उनके पता कौन थे? वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर।
आप जानते हैं हमारे देश में वित्त मंत्री की बहुत पावर होती है भाई, सारा बजट पास वही तो करता वित्त मंत्री संसद में भाई, और का प्रधानमंत्री बनाएंगे बजट तो वित्त मंत्री बनाएगा, पैसे का लेन देन जो भी कहा। तो भैया टोटल माल पैसे का कहां से आया, किसको दिया, कितनी जनता को, सारा राजा अकबर का कौन देखते थे, टोटल नहीं बेटा सच में। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे थे बेटे जिनका नाम बीरबल के उसमें जो है, बीरबल इनमें बहुत ही प्रमुख नवरत्नों में से एक रत्न माना जाता बीरबल, ना बेटा सच में। और एक हास्य कवि भी थे ये बीरबल, हंसाते बहुत थे, है ना। तो ये सब चीजें बेटे आपको पता है, हिस्ट्री का हो। अब मैं आगे चलता हूं बेटे, सबसे आगे जो ये क्वेश्चन आपके हो गए, मैंने आपसे पूछ रहा हूं सबसे प्राचीन, आप समझिए पहले भी पढ़े होंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, 4 वेद हैं। वेद कितने हमारे, 4। मैंने क्वेश्चन पूछा उन 4 वेदों में से एक वेद का नाम बताइए जो सबसे प्राचीन वेद है। भाई मैंने बताया वेद आपको, मैंने बता दिया कितने वेद हैं, 4। ये गवर्नमेंट कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट कितने पेपरों में, ये अच्छे से ध्यान रखना। वेद कितने बताए मैंने, 4। आप एक ध्यान रखें, अंगूठा को छोड़ दीजिए 4 उंगली, तो 4 वेद हो गए। तो सब क्वेश्चन तो सर आपका ये था सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। जैसे आपको देखो ऋग्वेद लिखने में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखेंगे ऋग्वेद, ये लिख दिया मैंने, सबसे प्राचीन वेद। देखो ये रहा सबसे प्राचीन वेद, क्वेश्चन ये रहा सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ये आ रहा, इसका आंसर लो, क्लियर है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। क्लियर हो गया। अभी मैं सुनूंगा, अभी पीछे रिपीट करूंगा, आंसर तुम ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। मैं अभी एक बार समझा रहा हूं, दोबारा रिपीट पूछूंगा तो आंसर आप दोगे सब बच्चे, है ना। दूसरा क्वेश्चन, वेद। देखो इस क्वेश्चन से मैंने आपको 2 चीज बताई। मैंने पूछा सबसे प्राचीन वेद, आपने कहा ऋग्वेद। मैंने कहा वेद कितने होते हैं, तो मैंने आंसर दिया 4। एक क्वेश्चन से 2 हो गए। अब अगला क्वेश्चन चलता हूं, वेदांगों की संख्या। मैंने क्वेश्चन लिखा वेदांगों, वेद नहीं लिख रहा, वेदांगों, वेदांगों की संख्या। कभी वेद समझ बैठो, वेदांगों की संख्या नहीं बैठो सर में, किसकी, वेदांगों की, वेदांगों की संख्या। भैया वेदांगों की संख्या 6 होती है, नहीं ये लिख दिया मैंने आंसर 6, ये लिख दिया 6, या ऐसे 6, कोई सा। वेदांगों की संख्या 6 होती है। क्या होती है, 6। 1 2 3 4 5 6 कितनी होती है, 6 वेदांगों की संख्या। वेदों की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। वेदों की संख्या पूछे 4, वेदांगों की संख्या पूछे तो 6। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपने क्वेश्चन सुना होगा पुराणों की कुल संख्या। पुराणों की, पुराण सुने सबने भाई, सबने पुराण, ऐसा नहीं है पुराण नहीं सुना। पुराणों की कुल संख्या, क्वेश्चन है मेरा, पुराणों की कुल संख्या। तो भैया पुराणों की कुल संख्या होती है 18। कितनी होती है, 18। अच्छे से समझ लेना, पुराणों की संख्या कितनी होती है, 18। क्लियर है। पुराणों की संख्या कितनी आई, वेदांगों की संख्या, वेदों की संख्या, सबसे प्राचीन वेद, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम बेटा। देखो सुनिए, गीता में आपने सबने नाम सुना, गीता, ये आपको सभी पता है कि बेटा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बहुत उन्होंने उपदेश, कहते हैं ना, उपदेश बहुत दिए, है ना बेटा। अनेक श्लोकों का वर्णन हुआ उसमें। और ऐसा कोई नहीं बेटा हमारे सनातन धर्म में बेटा भगवत गीता ना, हमारा मतलब ये कह सकते हैं बेटा सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म, प्राचीन धर्म, बहुत बड़ा धर्म सनातन धर्म। तो भगवत गीता, या मैं कह रहा हूं कि गीता में कितने अध्याय, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं मैं, गीता में
कितने अध्याय। अरे गीता जब आप उसमें जाते हैं, जब कोर्ट अदालत में भी गीता की कहते हैं ना कि भाई मैं गीता कसम खा के कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। तो बहुत विश्वास है इस पर, और होना भी चाहिए। तो मैंने पूछा गीता में कितने अध्याय है, मेरा क्वेश्चन ये है 18 अध्याय। कितने अध्याय है? जो पुराणों की संख्या का आंसर क्या था? 18। तो आपको ये भी याद रखना माइंड में कि गीता में भी 18 अध्याय होते हैं। गीता में कितने अध्याय होते हैं? 18। यदि पुराणों की संख्या 18 है तो गीता के अध्याय भी 18 हैं। और वेदों की संख्या 4 है तो वेदांगों की संख्या 6 है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं बेटे, अगला क्वेश्चन। आदि कवि, एक क्वेश्चन है, आदि कवि किस कवि को कहा जाता है, या किसे कहा गया आदि कवि? आदि कवि, आदि कवि किस कवि को कहा गया? वाल्मीकि को। अच्छे से समझ लेना, आदि कवि किसको कहा गया? वाल्मीकि। अगर क्वेश्चन आ जाता है बेटे पेपर में आदि कवि किसको कहा जाता है, तो बेटे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं बेटे, वाल्मीकि। क्या बेटे? वाल्मीकि। कोई बात नहीं, तो बेटे इसका वो निकल गया शायद, कोई दिक्कत नहीं बेटे, वाल्मीकि। लो बेटा, हाँ इसको बेटा वो कर लो थोड़ा। वाल्मीकि क्या बेटा इसका? वाल्मीकि। क्लियर है बेटे? आदि कवि किसको कहा गया बेटा? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटे, अगला क्वेश्चन हम चलते बेटे, जैन धर्म से समझना बेटे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? मैंने प्रथम नहीं पूछा, मैंने जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर पूछा है। अच्छे से समझ लो, इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते, कभी कोई सा लिख देते, कभी कोई सा लिख देते। बेटे क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो आपको मैं बता देता हूं बेटे, आप सबको पता है, महावीर स्वामी आपने सुना होगा। सुना है या नहीं सुना? महावीर स्वामी है बेटे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। कौन है बेटे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के बेटे, आपको सबको पता बेटे कि हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये आप सबको पता है। मैंने पूछा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन रहे थे, तो बेटे महावीर स्वामी। नहीं बेटा, महावीर स्वामी। अब मैं यहां से आपको पीछे रिपीट पे चलता हूं। मैंने जैन धर्म के बताया, गीता में कितने अध्याय बताए? पुराणों में कुल संख्या कितनी बताई? वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, मैंने लिखा है ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। आपको मन लगा के पढ़ना। मन जिस दिन तुम्हारा पढ़ाई में लग गया, उस दिन तुम किसी बच्चे से पीछे नहीं रहोगे। मन है, अगर जिस कार्य में मन लग जाता है वो कार्य आगे आगे भागने लगता है। वो कार्य आगे आगे, कार्य बहुत जब होता है बेटे, जब हमारा उस कार्य में मन नहीं, वो कार्य हमें बोझ लगने लगता है। और जिस कार्य में मन लगता बेटा, वो कार्य कभी बोझ नहीं होता। और ये शिक्षा बेटे जीवन की एक सच्ची बात है, कड़वी, कि जैसे बेटे पेड़ की जड़ कड़वी होती है लेकिन उसका फल बहुत मीठा। तो शिक्षा की जड़ तो कड़वी है, मेहनत है, त्याग है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन उसका फल भी तो तुम्हें ही मिलेगा। फल शिक्षा का बहुत मीठा है। शिक्षा ही जीवन है आज की मूल आधार। शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है भाई, ये समझ लीजिए। अगर अपना इतिहास तुम्हें बदलना है ना, तो बेटे शिक्षा ही तुम्हारा इतिहास बदल सकती है, ये समझ लो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है शिक्षा का।
और अमीरी, बहुत जल्दी अमीरी का शौक जो रखते हैं, वो शौक गलत है कि शौक गलत तरीके से? आपको सही मार्गदर्शन से नहीं बेटा, कभी किसी को परेशान या किसी गलत तरीके से नहीं बेटा। धन तो आता और चला जाता, जब भगवत गीता की बात नहीं बेटा, धन तो आता और जाता है, लेकिन बेटे चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया बेटे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे बेटे? महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है मेरा, जब गीता का नाम आया तो मैं महाभारत कैसे छोड़ दूंगा? महाभारत में कितने पर्व हैं? पर्व का मतलब तो सब जानते, त्योहार, एक पर्व। महाभारत में कितने पर्व है? 18। गुरुजी 18 बहुत है, गीता में अध्याय 18 है, महाभारत में पर्व 18 है, और भैया पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। देखो 18 का कितना आंकड़ा है ना, ये सोचने की बात नहीं है। इसका मतलब 18 इनके लिए बड़ा शुभ रहा, जिन्हें अध्याय, गीता में अध्याय 18, पुराणों की कुल संख्या 18, और अभी मैंने क्वेश्चन और बताया था महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। अब ये 18 नहीं भूलोगे। कुछ बच्चे तो हो सकता तुक्का में भी 18 याद रखे हैं, क्वेश्चन कुछ कह रहा हो, नुका 18, और हो सकता सही हो जाए तुक्का में कोई से। तो इसलिए बेटे पहले इस क्वेश्चन को समझना है, जब आंसर देना तुक्का नहीं मारना नहीं बेटे। कभी भी बेटे क्वेश्चन को तुक्का पे नहीं, अपने पर खुद पर विश्वास रखना सीखो, है ना बेटे। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, महाभारत का हो गया। एक बेटे सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? सूर्य सिद्धांत के लेखक बेटे, सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट है। कौन है बेटे? आर्यभट्ट भी कहा जाता। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट नहीं बेटे, समझ में? कौन है बेटे? आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है बेटे? आर्यभट्ट। नहीं बेटे, समझ में? सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है बेटे? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंचतंत्र के लेखक हैं किसके बेटे? पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। कौन है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा। ये मेरे 10 क्वेश्चन हो गए, 10-11 क्वेश्चन, मैं इनको रिपीट करूंगा। मैंने पूछा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, मैं पीछे से बैक काउंटिंग करूंगा, आपको भी बैक काउंटिंग आनी चाहिए। जब आपने क्वेश्चन सुने होंगे तो आपके मन में ये आ गई होगी, नंबर 1 पे क्या बोला गुरुजी ने, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पे कितना गुरुजी। मैं वापसी चल रहा हूं बेटे, अच्छे से समझिए। मैंने अभी पूछा आपसे पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। उससे पहले मैंने पूछा था सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट। कौन है सूर्य सिद्धांत के लेखक? आर्यभट्ट। उसके पहले पूछा मैंने महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बेटा आपने अच्छे से सुना। महाभारत में कितने पर्व हैं? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है बेटे? महावीर स्वामी। उसके पहले मैंने पूछा था आदि कवि किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को। आदि कवि किसको कहा जाता है बेटे? वाल्मीकि को। आदि कवि किसे कहा जाता? वाल्मीकि। उससे पहले मैंने पूछा गीता में कितने अध्याय हैं? 18। ये हमारे सब बच्चों को याद होगा, गीता में कितने अध्याय हैं? उससे मैंने पहले पूछा वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्वेश्चन क्लियर है? तो ये 10-11 जो क्वेश्चन है आपके बेटे, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे लगा अच्छा कि आपको सबको याद। ठीक है बेटे। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बेटा आपसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। कब हुआ बेटे? 1942 में। 1942 सर किसने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन? महात्मा गांधी। किसने चलाया था बेटे? महात्मा गांधी।
बेटे मैंने कल आपको बताया था सत्याग्रह के जनक कौन है। कल एक क्वेश्चन था मेरा सत्याग्रह के जनक का नाम, तो वो भी महात्मा गांधी। और बेटे इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह को दक्षिण अफ्रीका में लागू किया। किसमें? प्रयोग करके देखा था दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ था सत्याग्रह भारत में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में, 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी। तो फिर भारत में उन्होंने इस सब ज्यादातर प्रयोग किए। नमक आंदोलन भी किसने चलाया था? गांधी जी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। 1857 सबसे पहले क्रांति कहां से शुरू हुई? मेरठ से। अगर क्रांतिकारी पूछी जाती है कि भाई क्रांति कहां से शुरू हुई, तो मेरठ से। बेटा 1857 का जो विद्रोह का ग्वालियर में नेतृत्व कर रही थी, जानते हो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि जब 1857 की लड़ाई में जो ग्वालियर में नेतृत्व कर रही थी वो रानी लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्रांतियों में मंगल पांडे का भी नाम बहुत उच्च उस पे आता बेटे, क्योंकि मंगल पांडे भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बैरकपुर की जेल में उन्हें फांसी दे दी थी अंग्रेजों ने। मंगल पांडे का नाम आप सभी इतिहास में पढ़ेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। मंगल पांडे बहुत बड़ा क्रांतिकारी। आगे मैं चलता हूं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, अच्छे से समझना कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने इनका जीवन परिचय भी आपको बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जानते कब हुआ? 1884 में बिहार के सिवान जिले में। बताया था ना, ये थोड़ा रिपीट करने का है कि जो सोए हुए हैं वो जाग जाए। जो बच्चे अभी सोए हुए हैं, पेपर बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं। आगे चलते हैं हिंदी में। हम किसमें बेटे? हिंदी में। सर हिंदी में आज क्या बताएंगे? हिंदी में आज हम बताएंगे बेटे आपको 10 रचना, उनके लेखकों के नाम। कैचिंग आप करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन है मेरा, मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? आप समझिए, मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? बेटे इस पर कई वो रहे हैं मेरी आत्मकथा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, नहीं बेटा समझ में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं मेरी आत्मकथा के लेखक, नहीं बेटा समझ में? तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन पर ये नहीं है केवल एक कोई रटकर बैठ जाओ। बेटे मेरी आत्मकथा किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी है। और मेरी आत्मकथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी लिखी है, नहीं बेटा समझ में? तो आपको इसलिए ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने क्या लिखा बताया अभी आपको बेटे, मेरी आत्मकथा के रचना किस लेखक के बेटे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बेटा सबसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बेटा ये अपनी आत्मकथा लिखी है, नहीं बेटा समझ में? भाई आत्मकथा का मतलब अपने बारे में। आत्मकथा का मतलब क्या? जैसे मैं कह दूं भाई आप अपने बारे में लिखिए, तो वो आपकी आत्मकथा हो गई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी आत्मकथा दी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी आत्मकथा दी है ना। तो मेरी बात को समझ जाना। अगला क्वेश्चन है मेरी असफलताएं। सभी समझ गए होंगे असफलता क्या होती है। जहां हमें सफलता नहीं मिलती वो हमारी असफलता होती। असफल हो गए हम मानो तो असफलता होगी, और कामयाब हो गए तो सफलता होगी, नहीं बेटा समझ में? तो हर कार्य सफल के पीछे असफलता जरूर मिलती है। आप ये मत समझिए कि जो सफल हो गए वो कभी असफल नहीं हुए थे, हुए थे असफल। जब असफल हुए होंगे जब ही तो सफल हुए होंगे। आप समझिए एक बात को, आप कभी भी ये मत सोचिए कि हमें सफल ही होना, हो सकता है मैं असफल भी हूं और असफल से आप सफल हो। हट जाएगा सफल हो जाओगे, लगा रहेगा असफल होते चले जाओगे।
तो उसमें लिखा मेरी असफलता किसकी रचना है? गुलाब राय की। किसके बेटे? गुलाब राय की। और असफल कितने लेखक हुए होंगे, उनकी भी असफलता होगी, नहीं बेटा समझ में? तो ये जो रचना मैंने बताई मेरी असफलता है, तो आप पेपर में क्या लिखाएंगे? लेखक गुलाब राय। क्या लिखाएंगे? गुलाब राय। मैं आपसे पूछूंगा जब ये क्वेश्चन मेरे 10 खत्म हो जाएंगे, क्या है बेटे? गुलाब राय। किसके हैं गुलाब राय बेटी शिवानी? मेरी असफलता है। क्या है बेटा? एक मैंने अभी बताया कि मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर। बेटे जितना क्वेश्चन बोलकर याद हो जाता है, लिखकर बोलकर बहुत अच्छा मजबूत याद हो जाता है। मैं आपको कहता हूं 1 घंटा बड़े अच्छे से आप बारीकी से पढ़िए, देखिए, और फिर घर जाने के बाद 3 घंटे अपनी पढ़ाई पर टूट पड़िए। ब्रेक लेकर, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लिया करें 5-5 मिनट का, क्योंकि बेटा अगर आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर नहीं पढ़ेंगे, ये कहते हैं जब थोड़ा आराम मिल जाता है तो आपका माइंड फिर गति से चलने लगेगा, वो भी रेस्ट मांगता है। ये नहीं कंटिन्यू पढ़े जाओ, 1 घंटा पढ़ लिए 10 मिनट रेस्ट कर लिया, 1 घंटा पढ़ लिए फिर 10-15 मिनट का रेस्ट कर लिया, मतलब रेस्ट चाहिए, एक तरोताजा होकर फिर लग जाइए ना बेटा सच में। तो आपको बेटा ज्यादा अच्छा लगेगा, रेस्ट मिलते ही बॉडी को और शरीर को बेटे संतुलन, है ना। तो मैंने अभी आपको पूछा बेटे मेरी असफलता है किसके बेटे रचना? गुलाब राय। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता किसकी रचना है? राष्ट्रीयता, देखो भाई राष्ट्रीयता भी एक वर्ड ऐसा होता है राष्ट्रीयता, नहीं बेटा समझ में? राष्ट्रीयता एक देश के लिए कितने वो माना जाता है, तो राष्ट्रीयता जो लिखी बेटे गुलाब राय ने। किसने बेटे? गुलाब राय। अभी तो मैंने बताई थी मेरी असफलता किसकी थी? गुलाब राय की। और मेरी जो अभी मैंने बताया राष्ट्रीयता किसकी रचना? गुलाब राय की। राष्ट्रीयता भी गुलाब राय की रचना है, नहीं बेटा समझ में? आगे मैं चलता बेटे लहरों, देखो अच्छे से समझना, मैंने कल बताया था लहर किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद। आज मेरी है लहरों के राजवंश, लहरों के राजहंस। ये लहर तो पता है आपको, लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद। झरना भी मैंने बताई किसकी है? जयशंकर प्रसाद। आंसू मैंने बताई जयशंकर प्रसाद की, ना बताई बेटे? मैंने कल आपको बताया भैया 2 इनके नाटक बड़े फेमस रहे, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। इनके 2 बहुत ही फेमस थे जयशंकर प्रसाद के नाटक, नहीं बेटा समझ में? अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ये लिखते हैं बेटे मैंने लहरों के राजहंस, नहीं बेटा समझ में? ये है बेटा अलग वो रचना। लहरों के राजहंस किसकी है? मोहन राकेश की है बेटे। किसकी है लहरों के राजहंस? मोहन राकेश। इसके जो लेखक है बेटे वो मोहन राकेश है। क्या है बेटे? मोहन राकेश। नु किसके हैं? लहरों के राजहंस। क्लियर है बेटे? अगला क्वेश्चन है बेटा सेवा सदन। क्या है बेटा? सेवा सदन। सेवा सदन, सेवा सदन किसकी रचना है बेटे? प्रेमचंद जी की। किसके बेटे? प्रेमचंद जी। सेवा सदन किसकी रचना बेटा? प्रेमचंद। और सभी जानते बेटे मुंशी प्रेमचंद जी हमारे बहुत प्रसिद्ध लेखकों में एक लेखक माने। गोदान हमने कल बताई थी मुंशी प्रेमचंद की, गोदान वो भी बेटा उन्हीं की है ना। तो बेटे मैंने अभी आपसे पूछा सेवा सदन किसके बेटे? मुंशी प्रेमचंद जी। एक बेटे हमारी माटी की मूर्ति। किसकी बेटे? माटी की मूर्ति। जो हमारी माटी की मूर्ति होती है बेटे, तो मैं आपको बता रहा हूं बेटे माटी की मूर्ति राम वृक्ष बैनीपुरी। बोलिए एक बार, राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी कौन सी बेटे? माटी की मूर्ति। जितनी माटी की मूर्ति होती बेटे वो इन्होंने लिखी थी राम वृक्ष बैनीपुरी। एक है बेटे हमारी ममता। ममता सबको पता है, अच्छे से समझ ली ममता। ममता भी जयशंकर प्रसाद की है। अगर आंसू लहर झरना है तो ममता भी जयशंकर प्रसाद की ही जीव रचना है ममता, नहीं बेटा समझ में? मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बताई हमने कल, तो ममता हमारी किसकी है? जयशंकर
प्रसाद किया जाए। माटी की मूर्ति किसकी बताई हमने? राम वृक्ष बैनीपुरी। सेवा सदन किसकी बताई? मुंशी प्रेमचंद जी। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। राष्ट्रता गुलाब राय की बताई। मेरी असफलताएं गुलाब राय की बताई। और मेरी आत्मकथा मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बताई। और मैंने इसमें यह भी बोला था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। नहीं बेटा समझ में? अगर किसी विकल्प में राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं आ रहा और बाबा भीमराव अंबेडकर का आ रहा है तो आप उस पर टिक कर दीजिए, कोई गलत आंसर नहीं बेटा समझ में। इसलिए मैं हर क्वेश्चन को एक समझा के चल रहा हूं कि अगर ये विकल्प में ना हो, अगर ये हो तो आपको क्या सही करना है। एक बारीकी से पढ़ना और बेटे हौसला बुलंद रखो। 12 तारीख आपकी हो गई है, पेपरों का समय नजदीक आता जा रहा है, लेकिन अभी भी समय आपके पास इतना अच्छा, अगर आपने उसका सदुपयोग करा तो रिजल्ट में आपको नर्वसता नहीं मिलेगी, रिजल्ट खराब नहीं मिलेगा। अगर जिस बच्चे ने अब भी जाग गया और अब भी जी तोड़ मेहनत कर ली तो आप पीछे नहीं रहोगे, आप कामयाब हो जाओगे। अब समय वो है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, और जितना आप पीछे खिंचोगे उतना आप पीछे रह जाओगे। भाई अब समय ज्यादा नहीं है, आप पेपरों का आप ये मान के चलिए एक एक दिन ऐसे लगने लगा है जैसे कि बेटे बहुत कम समय आप पेपरों का रह गया है ना। इसलिए तो पेपरों के लिए खुश हो जाओ, पेपरों के लिए खुश हो जाओ। जैसे जब आप पहला कार्य करते, जैसे बहुत से बच्चे पहली जॉब कर रहे कि जब सैलरी मिली होगी तो कितने खुश हुए होंगे कि आज तो हमें पहली सैलरी मिली, आपको कहते होंगे है ना, जो बच्चे को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है सब, तो वो कितनी अच्छा लगता होगा उनके माँ बाप को कि भाई आज मेरे बच्चे को पहली सैलरी मिली है ना, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे तुम पेपरों को खुश हो जाओ, क्योंकि तुम भी तो बहुत से बच्चे पहली बार पेपर में बैठ रहे हो, नहीं बेटा सच में। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब बेटे, आगे मैं चल रहा हूं बेटा, एक मेरी रचना मैं पूछ रहा हूं, मन की बातें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बातें, आपने सुना होगा कि मन की बातें ज्यादातर आती हैं उनकी, बच्चों के लिए भी आएगी, बोर्ड परीक्षाओं के लिए आती रही है हर साल, अपने मन की बातें करना, मन की बातें। तो सर ये किसकी रचना है? यार मन की बातें भी गुलाब राय की है। किसकी है मन की बातें भी? गुलाब राय। और मन की बातें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको कार्यक्रम को बहुत पूरे देश में सुनते हैं लोग। मन की बातें वो सभी को बेटा, किसानों की मन की बातें करते हैं, स्टूडेंट की मनों की बातें, बहुत सारी चीजें मन की बातों में वो करते हैं। और बच्चों की बातें भी सुनते हैं, जिनका नंबर आ जाता कॉल, वो भाग्यशाली है भाई, देखो है। तो आगे चलते बेटे, राष्ट्रभाषा देखो समझना, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, देखो ये कितनी बड़ी बात आई। राष्ट्रभाषा हमारे देश की भाषा और राष्ट्रीय एकता, ये किसने लिखी? कौन है इसके लेखक इस रचना के? राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को वैसे इतना बड़ा लेखक वैसी कोई माना जाता है? अरे उन्होंने बहुत बड़े बड़े रचनाएं लिखी है। राष्ट्रभाषा आप इसको वैसे समझ रहे, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, तो ये किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर। लास्ट रचना बोल रहा हूं आज की मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसको भूलूं किसको याद करूं, क्या भूलूं क्या याद। ये पेपर में मैंने बहुत बार देखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये किसकी रचना है? और आप जब इनका नाम सुनेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये नाम थोड़ा सुना हुआ है, आगे का नहीं सुना याद होगा तो पीछे का जरूर सुना होगा। आज का बच्चन नाम तो सुना ही आपने, अमिताभ बच्चन,
तो ये अमिताभ बच्चन के पिता थे जिन्होंने ये रचना लिखी थी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बहुत बड़े कवि थे, इनके पिता अमिताभ बच्चन के। है बेटा समझ में? हरिवंश राय बच्चन है बेटा आपकी समझ में? हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी क्या भूलूं क्या याद करूं। ये पेपर में मैंने बहुत बार देखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। किसकी रचना ये? हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता है बेटा समझ में? हरिवंश राय बच्चन के 2 पुत्र थे, एक का नाम अमिताभ, एक का अमिताभ बच्चन था, है ना। अमिताभ बच्चन को आप सभी जानते हैं भाई, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो अमिताभ बच्चन के उसमें प्रसिद्ध है। जया बच्चन उनकी पत्नी है, अमिताभ बच्चन सभी जानते हैं। एक पुत्र है अभिषेक बच्चन, नहीं बेटा समझ में? एक पुत्री है आराध्या शायद, है ना, पोती जो उनकी। तो बड़ा अलग है सभी इनका। तो बेटे इनके तो पिता ही इतने फेमस थे अमिताभ बच्चन के। हरिवंश राय बहुत बड़े कवि लेखक थे। आप कभी ये सोच रहे हैं कि भाई अमिताभ बच्चन, तो बेटे उनके पिता भी बहुत बड़े लेखक थे, हरिवंश राय बच्चन, जिन्हों की ये रचना क्या भूलूं क्या याद। मैंने 10 आपको ये बता दिए। एसएसटी के क्वेश्चन भी हो गए। अब मेरा उद्देश्य है बेटे मैथ पे आना। किस पे बेटे? मैथ पे। मैथ को ले रहा हूं बेटे मैं। मुझे आप एक बात बताइए, मैथ के जो बालक हैं सभी, जितना बिना मैथ के तो बेटे देखो कोई कंपटीशन नहीं निकलता आसानी से, ना होता। देखो मैथ सभी बच्चों को आना चाहिए, चाहे किसी बच्चों ने, गर्ल्स ने, बहुत सारे बच्चे मैथ छोड़ देती है, लेकिन मैथ को जरूर करना चाहिए भैया। मैथ को अपनी लाइफ में से मत छोड़ो। चाहे अपनी जो शिक्षा है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखी है, अगर उसमें से छोड़ दिए कोई बात नहीं, उसमें नर्वस मत हो, पर अपने जीवन में मैथ को मत छोड़िए। उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लेते रहिए। मैथ रहेगा तो आपको बेटे रूटीन बना रहता है बेटे सच में। तो आपको मैथ में किसी से कमजोर महसूस नहीं करोगे अपने आप को, है ना। तो मैथ को, जिस बच्चों ने मैथ छोड़ दिया, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दिया, ठीक है जैसे मैं छोड़ दिया, लेकिन बेटा उसको प्रैक्टिस घर पर थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, क्योंकि मैथ के बिना कंपटीशन कठिन हो जाता निकालना बेटा, आसान नहीं होता। तो सबसे मेन चीज है बेटे, मैं मैथ में बेटे क्वेश्चन जो ले रहा हूं बेटे, आप इसे अच्छे से समझना बेटे। आज मैं ले रहा हूं बेटे पद विचलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बेटे? पद विचलन विधि द्वारा। पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। क्या करना बेटे? माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करना, ये लिख दे बेटे। पद विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, या तो इंग्लिश में बोलूंगा तो बेटे स्टेप डिवीजन से मीन निकालना। किससे बेटे? स्टेप डिवीजन से मैथ निकालना। मीन जो होता क्या निकालेंगे बेटे? स्टेप डिवीजन से मीन, समांतर माध्य। मैंने पहले आपको शॉर्टकट मेथड भी बता चुका हूं मीन निकालने का, और बेटे डायरेक्ट मेथड भी बता चुका हूं, है ना बेटे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं बेटे पद विचलन द्वारा माध्य ज्ञात करना, स्टेप डिवीजन मेथड से मीन फाइंड करना। आपको कौन से मेथड से? स्टेप डिवीजन। मैंने यहां लिख दिया स्टेप डिवीजन, स्टेप डिवीजन मेथड, ये लिख दिया डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। ठीक है बेटे, क्या निकालेंगे? मीन। सवाल मैंने यहां से लिख दिया बेटे, यहां से लिख रहा हूं क्लास इंटरवल। क्या लिख रहा हूं बेटे? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं बेटे? वर्ग अंतराल। ये मैंने यहां लिख दिया बेटे एफ, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। जैसे मैंने यहां लिख दिया बेटे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 लिख दिया बेटे मैंने, और 30 से 40 लिख दिया, और 40 से 50। ये मैंने यहां तक लिख दिया बेटे आपका क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। बेटे मैंने ये लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिया बेटे। अब बेटे मैं एफ लिख दे रहा हूं यहां से, जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 1, 4, 3 लिख दिया बेटे। ये फ्रीक्वेंसी होगी बेटे, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबार।
अब हमें इस सवाल से क्या निकालना बेटे, पद विचलन विधि द्वारा बेटे हमको मीन फाइंड करना, स्टेप डिवीजन करना, जिसे हम हिंदी में सामांतर माध्य भी कहते हैं, और वैसे इंग्लिश में बेटे आप मीन बोल देते हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें कोई इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बता रहा हूं बेटे मैथ को। बेटे आपको आ जाए कि स्टेप डिवीजन मेथड से आप फाइंड करो मीन, तो बेटे वो ही है स्टेप डिवीजन। अगर आपको हिंदी वाले बच्चों को आ जाए पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो, तो मैं वो सवाल कर रहा हूं। अच्छे से समझेंगे बेटे, अगर समझ में नहीं आए तो कल फिर पूछना बेटे। ठीक है बेटा, अब आगे हम चलते हैं बेटे, हम इसका बेटे x निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बेटे, x। देखो बेटे मैं सबसे पहले कॉलम बनाना पसंद करता हूं, जिससे कि बेटे आपको ये ना रहे कि कौन सा कॉलम छूट गया हमारा। ये हमने x निकाल दिया बेटे, फिर मैं निकाल रहा हूं d बराबर x माइनस a। ठीक है बेटे, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा बेटे आपका u बराबर d बटे h, u बराबर d बटे h, ये लिख दिया, और लास्ट में लिख दूंगा f गुना u। क्या लिख दूंगा, f गुना u। तो मुझे ये पता चल जाएगा आप लोगों को कि भाई हमें इस सवाल में कितने कॉलम बनाने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटे, हमें 6 कॉलम तैयार करने, कौन से मेथड में बेटे, स्टेप डिवीजन मेथड में। तो मैंने x निकाला, x आपको पहले भी बता चुका हूं बेटे, फिर समझा रहा हूं बेटे जो नए बच्चे। 0 10, 10 का आधा कितना होता बेटे 5। इन दोनों को जोड़ो बेटा आधा कर दो, या एक मायने में बोलूं तो बेटे दोनों को जोड़ो 2 का डिवाइड कर दो। जब भी वही बात आधा करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे हाफ हो जाएगा। जैसे बेटे 0 10 10 हो गए, और 10 का हाफ कितना होगा बेटे 5। इन दोनों को जोड़ो, कितने हो गए बेटे 15। दोनों को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दिया ना बेटे। तो आप अब समझ गए होंगे 25 35 और बेटे 40। क्लियर है सबको, सब बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट? आगे चलते बेटे, हमने बेटे डी निकाल लिया। आप अच्छे से समझिए, क्या निकाल लिया बेटे, डी निकाल लिया। तो बेटे हमें क्या चाहिए, एक्स तो मेरा है ये ना बेटे, मेरे अकाउंट है एक्स पूरा, लेकिन बेटा ए नहीं है। बेटे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बेटे मैं ए एक्स में से सबसे छोटा मानता हूं, और आप लोग इसे बीच का भी बहुत सारे बच्चे निकाल देते, बहुत सारे चीजें, वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं, तो मैं बेटे सबसे छोटा इसलिए लेता हूं जिसमें माइनस की बच्चों को दिक्कत पेपर में ना है। तो बेटे सबसे छोटा मेरा ए, मैंने ये लिख दिया बेटे ए एक्स में से, ये है मेरा ए, और ऊपर भी लिख दिया ए बराबर 5। समझ गए बेटा, ये रहा बेटे एक्स में से मैंने सबसे छोटी संख्या मान ली बेटे ए। अब तो आप सबको पता है बेटे, जब डी निकल जाएगी एक्स में से मैं 5 घटा दूं, जितनी भी मेरी एक्स की संख्या उनमें से मैं 5 को घटाता चला जाऊंगा, तो बेटा मेरा डी निकल आएगा। नहीं बेटा समझ में, जैसे मेरा फॉर्मूला है डी बराबर एक्स माइनस ए। आप समझिए डी बराबर एक्स माइनस ए, तो एक्स तो सबके अलग अलग है, लेकिन ए तो एक ही है 5, तो 5 में से 5 गए 0, क्योंकि पहले का x 5 है और उसका a भी 5 है, तो 5 में से 5 गए 0। अब दूसरे का x कितना 15 और a कितना 5, तो यहां कितना आ गया 10। समझ गए, 20 कर दूं, 30 कर दूं, और ये 40, ये सब में से बेटे 5 घटाता चला ना, आप देख लीजिए डी निकल गई बेटे। क्लियर है सबको, डी निकल गई। उसके बाद है बेटे हमारा अगला कॉलम है u बराबर d बटे h। क्या है बेटे, u बराबर, और अच्छे से चमका दूं कभी आपको ना चमक रहा हो, u बराबर d बटे h या d अपॉन h। नो सर हमारा d तो निकाल दिया आपने, लेकिन अभी हमें h का नहीं पता कि h क्या माने। मैं आपको h निकालना सिखा रहा हूं, आप अच्छे से समझ लीजिए। x की दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए x की में से, तो आपका बेटे h निकल आएगा, जिसको i भी बोलते हैं। नहीं बेटे समझ में, तो मैंने आपको कहा x की दूसरी संख्या, जो सेकंड नंबर की संख्या है आपकी नंबर, उसमें से फर्स्ट नंबर घटा दीजिए x का। तो बेटे 15 में से 5 गए तो कितना बचा बेटे, h बराबर हो गया बेटे 10। मैंने ये लिख दिया h बराबर 10, ये लिख दिया। समझ गए h कैसे निकला बेटा। इनका डिफरेंस देख लिए, वो भी 10 ही आएगा। आप देख लीजिए इन सबका डिफरेंस क्या है, 20 में से 10 गए, देख लीजिए सबका डिफरेंस कितना 10, तो इनका डिफरेंस क्या हो गया i। जैसे आप घटाते हो पहले भी निकालते थे L2 माइनस L1,
तो उनका डिफरेंस हो गया। ऐसे ही बेटे x की दूसरी में से पहले घटा दोगे तो क्या निकल आएगा h, तो कितना h आ गया 10। अब तो आप समझ गए d सबके अलग अलग है और h केवल कितना आया 10। h कितना आया बेटे 10। सब में 10 का डिवाइड करते चले जाओ। आपको पता कि अपॉन में डिवाइड होता है, ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का डिवाइड करते हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स के। तो बेटे इसका मैं 0 लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4। दूसरा ये कैसे आ गया 10 का डिवाइड कर दिया, 0 सबकी खत्म हो गई। 10 का भाग देंगे भाई, 10 का 0 देंगे 0 बनेगी, 10 का 10 में देंगे 1, 20 में 10 का देंगे 2, 30 में 10 का देंगे 3, 40 में 10 का देंगे 4, 50 में देंगे, तो ऐसे निकलते चला जाता। क्लियर है। अब मेरा कॉलम किसका बचा लास्ट, f गुना u। भैया लास्ट में फ्रीक्वेंसी की गुणा सब में देखी होंगी आपने, जब आपने शॉर्टकट मेथड करा होगा तो f गुना d देखी होगी, f जरूर आया होगा। और जब आपने सिंपल मेथड करा होगा तो f गुना x देखी होगी। फ्रीक्वेंसी की जरूर गुणा करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी की लास्ट कॉलम में गुणा नहीं करें तो आपका सवाल गलत होगा निश्चित। ये ध्यान दिमाग में रख लो कि बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका कार्य बहुत बड़ा होता है। जब संख्या का कार्य नहीं करोगे तो आप सवाल कैसे कर लोगे। तो अब गुणा करना बहुत आसान है आपको। दूसरा f तो आपका ये रहा, ये कॉलम है मेरा, देखो मैंने यहां लिया ये कॉलम है और एक कॉलम मेरा ये है, ये वाला। तो इन कॉलम से मुझे अभी कोई यूज नहीं करना है। 2 0 बोलते चलो 0, 3 1 जा 3, ये लिख के चलो, 2 1 जा 2, ये 12 हो गया, ये लिख दिया। ये कितना हो गया 12, ये लिख दिया। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 कम 2, 3 एकम 3, 2 0। क्लियर है गुना। अब इनको जोड़ लो भाई, आप ये जोड़ लो सिग्मा एफ यू, क्या जोड़ को सिग्मा बोलते हैं, आप जोड़ लीजिए। तो भैया ये कितना हो गया आपका 12 24 26 29 आ रहा मेरा, कितना आ रहा 29। आप देख लीजिए आपका कितना आ रहा 29 है। एक कॉलम का इसका टोटल करते हैं बेटा हमेशा सिग्मा एफ। आप देख लीजिए 7 8 8 और 5 13, इसका 13 आ रहा। आप देख लीजिए आपका कितना आ रहा 13, राइट है, क्योंकि 5 6 4 10 13। क्लियर है। अब जो सर इतना तो हमने आपका समझ गए, क्लियर है बेटे। अब इसका फॉर्मूला ये देख लीजिए बेटे कितना समय हो गया, टाइम बाबा हो जाएगा सवाल। तो बेटे मैं इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मिटाना। इसका फॉर्मूला कहां लिखूंगा, तो बेटे मैं इसका फॉर्मूला इधर से मिटा दे रहा हूं, है ना सवाल को। तो मैं यहां से मिटा दे रहा हूं बेटे इसको, और यहां से मैंने इसको मिटा के बेटे आप मुझे याद बताना बेटे सिग्मा एफ को ध्यान रखना आपका, है ना। वो मैं छोड़ दे रहा हूं आपको उतना जितने की जरूरत है मुझे अब, है ना। तो मैं उतना आपको कॉलम छोड़ दे रहा हूं जितने कॉलम की मुझे जरूरत है फॉर्मूला। ये अब मैं आपको बेटे स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला लिखूंगा बेटे, मीन निकाल लेगा। स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला बेटे ये है आपका a प्लस h और ब्रैकेट में सिग्मा एफ यू, ये लिख दिया मैंने, और ये बेटे सिग्मा एफ, ये लिख दिया बेटे मैंने इसका फॉर्मूला। किसका बेटे, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना, पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य। तो बेटे मेरा a आपको पता बेटे वो सब चीजें छोड़िए जो मुझे जरूरत है। a की जगह क्या लिखूंगा बेटे 5, और h कितना बेटा मेरा 10, ये लिख दिया बेटे मैंने 10, और यहां से ब्रैकेट शुरू किया बेटे। सिग्मा एफ यू कितना बेटे 29, और बेटे सिग्मा एफ कितना बेटे 30। ये हो गया बेटे मेरा यहां से। क्लियर है सब बच्चों को, क्योंकि बेटे मैंने ये फॉर्मूला में सब चीजें रख दी। अब मुझे इन कॉलम की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास ये सब चीज ये मैं मिटा देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर समझ में नीचे तक आ जाए। यहां से बेटे मैंने इन्हें किया, और ये भी मैं मिटा दे। अब जरूरत इनकी मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लिखे हुए हैं ना, मुझे अब एच की है ना एफ की। ये मेरा क्लियर आपको समझ में आएगा, जगह काफी मिल जाएगी। देखो बेटे अब हम यहां से करते चले जा रहे हैं बेटे। देखिए 5 मैंने रखा प्लस
बेटे आप इनको मत जोड़ लेना, 5 और 10 का 15 कर दो, नहीं बेटे ब्रैकेट से पहले अगर कोई चीज नहीं लग रहा तो बेटे ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा। तो बेटे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290। और ये बेटे 13, समझिए आप। 29 की 10 में करेंगे 290 हो जाएगा। ये मैंने 13 यहां रखी, हल कर लिया ब्रैकेट। अब इसको 290 में 13 का वो कर लीजिए बेटे डिवाइड। 290 में 13 का डिवाइड करके मुझे बता दी। 13 दूनी 26 हो गया बेटे, आपको आना चाहिए डिवाइड। और ये बेटे 3 हो गया, 0 लिख ली बेटे मैंने। 13 दूनी 26 हो गया, ये 4 बच गया बेटे, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दी। ये बेटे 13 तिया 39 हो गया, 39। और ये बेटा आगे ऐसे ही चलता जा रहा है, तो मुझे ज्यादा इस पर वो नहीं करना। मैं 22.3 लिख दे रहा हूं बेटे। कितना लिख दे रहा हूं? काट के 22.3 आ गया बेटे, इसमें डिवाइड करके, है ना बेटे। अब इसे 5 में ऐड कर लीजिए बेटे। 22.3 जो मेरा डिवाइड करके आया था 290 में, मैंने जब 13 का डिवाइड करा था बेटे तो 22.3 आया था। कितना आया था बेटे? 22.3। अब 22 में जोड़ लिया तो 27.3 आंसर आ गया। कितना आ गया बेटे? 27.3 आंसर आ गया। देखिए, क्योंकि ए मेरा कितना बेटे? 5, तो 5 को मैंने इसमें ऐड कर लिया बेटे। 22.22 पॉइंट के बाद पीछे डिजिट कितना हमारा? 3। तो इसका आंसर आ गया बेटे 27.3। ये बेटा मेरा आंसर निकल के आ गया स्टेप डिवीजन मेथड से बेटे, मीन जो आया बेटा समझ में। तो मैंने इसको आपको बेटा समझाने का पूरा प्रयास किया है। किसी बच्चे को कोई डाउट रहे तो वो मेरे को पूछ ले बेटे, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया तो इसे कैसे करते। पहला कॉलम मैंने ऐसे याद होना चाहिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए मैथ के कि पहला आपको क्लास इंटरवल लिखना है। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है सवाल में, फ्रीक्वेंसी भी पेपर में आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया है केवल फाइंड करिए स्टेप डिवीजन मेथड से, या बेटे पद विचलन विधि द्वारा समांतर पद ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना? तीसरा कॉलम एक्स का लिखना। देखो कॉलम सही बनाने आने चाहिए। अगर आपने कॉलम सही नहीं बनाया, आगे पीछे कर दिए, तो अभी आप गलत कर बैठोगे, है ना बेटे। तो तीसरा कॉलम किसका होता? एक्स का। चौथा कॉलम हमें डी निकाल लिए और डी का हमने आपको बता दिया x माइनस ए। पांचवें कॉलम में आपको u निकालना है, उसका फॉर्मूला हमने बता दिया, u बराबर डी बटे एच। और छठे कॉलम में हमने आपको बताया f गुणा u। और हमने उसमें कहा कि ये सब निकालने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना a प्लस एच, ब्रैकेट शुरू करना है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। जो भी आपका आंसर आएगा वो स्टेप डिवीजन मेथड से मीन आ जाएगा। बेटा समझ में। आज की पढ़ाई को बेटे हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।